गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की टीचर, मेरा नाम अजीता दुबे। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पाठ क्रमांक 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव जो हैं वो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें जो हमारा मेन मुद्दा है वो है उपद्रवी सूक्ष्मजीव। तो बच्चों, जैसे पाठ का नाम है उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। और उपद्रवी मतलब होते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव, मतलब ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमें कहीं ना कहीं हार्मफुल, मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें तरह तरह के रोग फैलाते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव को बोलते हैं उपद्रवी सूक्ष्मजीव। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है, सूक्ष्मजीव का मतलब, सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ हैं, पर्यावरण में हमारे चारों तरफ सूक्ष्मजीव हैं, पर उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के यंत्र की सहायता से हम सूक्ष्मजीवों का जो है वो निरीक्षण करते हैं और उनकी रचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को बच्चों दिखाई दे रहा है डायग्राम में, फ्रूट है, पर फ्रूट सब खाने के योग्य ही नहीं है। ये जो फ्रूट है वो खाने के योग्य नहीं रहा। इसका एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। जैसे कि आप लोग कुछ भी, अगर कुछ भी, जैसे आप लोग ने कुछ टिफिन में आप लोग लेकर गए हो, जैसे रोटी हुआ, कुछ भी हुआ, और आप लोग गलती से टिफिन अपने बैग के अंदर ही भूल गए, तो 2 दिन के बाद अगर आप जब टिफिन खोलते हो तो आप देखते हो रोटी के ऊपर या फिर टिफिन के आजू बाजू में आप लोग को सफेद कलर की या ब्लैक कलर की फफूंदी जो है वो नजर आती है। तो वो फफूंदी क्या है बच्चों हमारे लिए? वो हमारे लिए उपद्रवी सूक्ष्मजीव है, हानिकारक सूक्ष्मजीव है, जो कार्बनिक, मतलब जो रोटी जैसे पदार्थों पर बैठकर अपने भोजन को प्राप्त करती हैं, वहां से वो पोषण प्रदान करती हैं। पर ऐसे अगर फूड को हम खाएंगे, ऐसे भोजन को अगर हम खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है, हानिकारक साबित होता है, और तरह तरह के जो है वो हमें रोग फैलाता है। तो ये जो फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहा है, देखो उस पे फफूंदी लग गया है, कवक लग गया है, जो कि खाने योग्य नहीं रहा। तो इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है उपद्रवी सूक्ष्मजीव। इसके पहले आप लोग ने उपयुक्त सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ा है। जैसे उसमें आप लोग जानते हो लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिला ऐसा जीवाणु है जिसका उपयोग हम दूध से दही बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर मुझे डबल रोटी पाव बनाना है, तो इसके लिए मैं ईस्ट, ईस्ट जो कि होती है किण्व कोशिका, वो कवक वर्गीय सूक्ष्मजीव होता है, पर वो सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी होता है। कवक वर्गीय ये भी है, फफूंदी भी है, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक है। तो जबकि जो लैक्टोबैसिला है, किण्व कोशिका है, राइजोबियम है, ये सब सूक्ष्मजीव जो है वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अब राइजोबियम, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था, राइजोबियम वो सूक्ष्मजीव है जो हवा की नाइट्रोजन को लेकर उसका स्थिरीकरण करता। ये राइजोबियम जो कि दलहन वाले पौधों के जड़ों की गांठों में जो है वो पाया जाता है, तो वो हवा की नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में बदलकर वनस्पतियों को पूर्ति करता है, जिससे जो वनस्पतियां होती हैं वो प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत होती हैं हमारे लिए। प्रोटीन हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये सब तो हुए उपयोगी। और अब हम देखते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव, जिसे बोलते हैं उपद्रवी सूक्ष्मजीव। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जो मैंने हेडिंग दिया हुआ है, उपद्रवी सूक्ष्मजीव। तो जो सबसे पहला बच्चों हम लोग देखेंगे वो है कवक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फंगाई। तो कवक, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बच्चों कि ये ब्रेड है, ये जो ब्रेड है वो खाने योग्य नहीं रहा, क्योंकि नमी पाकर, आर्द्रता पाकर इस पे फफूंदी आ गई है। तो ये कार्बनिक पदार्थ, ये जो ब्रेड है, इस पर फफूंदी मतलब कवक आ गए, वो अपना यहाँ पर बैठकर पोषण प्राप्त करते हैं। हमारे पर्यावरण में, हवा में कवक के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों पर बैठकर वहां पर अंकुरित होते हैं और वहां से गहराई में जाकर वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं और प्रजनन करते हैं। तो अगर ऐसे ब्रेड, ऐसे कवक लगे हुए अगर भोजन को हम खाते हैं, तो ये हमें तरह तरह के रोग पैदा करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे फूड को अगर हम खाएंगे
तो हमें तरह-तरह के रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है कवक, फंगाई का कवक। तो ये कवक होते हैं परपोषी। परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों, जैसे कि अगर आप वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम। अगर आप देखोगे तो वर्षा ऋतु में आपको चमड़े की वस्तुएँ अगर होंगी, कोई चमड़े की चीज़ होती है, कुछ गोनी वगैरह होती है, पटसन जिसे बोलते हैं, या फिर कोई चमड़े का ये बूट वगैरह हुआ, चमड़े का कोई पर्स हुआ, बेल्ट हुआ, लकड़ी की कोई चीज़ें हुई, तो आप देखोगे उसपे सफ़ेद चकत्ती जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो चमड़े का ये पर्स है, यहाँ पर फिर अगर बेल्ट है या फिर गोनी है या फिर बूट है चमड़े का, यहाँ पर फिर लकड़ी है। तो ये सब चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो बारिश के मौसम में जो है वो हमें कवक, फफूंदी इस पर नज़र आती हैं। तो यहाँ पर ये बैठती हैं, मतलब यहाँ पर ये बैठकर अपना जो है वो पोषण प्राप्त करती हैं। तो बारिश के मौसम में हमें ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसी वस्तुएँ जो है वो उपयोग करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि वो शीघ्र खराब हो जाती हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया ये है कवक का। तो जैसे ही इसको नमी मिलती है, आर्द्रता मिलती है बारिश के मौसम में, वैसे ही कवक नमी मिलने पर सूती कपड़े के ऊपर, पटसन के ऊपर, चमड़े की वस्तुओं के ऊपर, लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थों पर इसके बीजाणु जो है वो अंकुरित होते हैं और कवक के तंतु इन पदार्थों पर गहराई तक जाकर जो है वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं और प्रजनन करते हैं। प्रजनन करते हैं मतलब अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और इस तरह जिस पदार्थ पर वो बैठते हैं, उसका विघटन होता है और इस कारण फफूंदी लगा कोई कपड़ा होता है या फिर पटसन वाली चीज़ें होती हैं, चमड़े की वस्तुएँ होती हैं, लकड़ी का सामान, वो अधिक समय तक नहीं टिकता। तो बच्चों अगर यही चीज़ अगर तुम गर्मी के मौसम में देखोगे तो गर्मी के मौसम में तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ये सब वस्तुओं के ऊपर। क्यों? गर्मी के मौसम में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे तापमान पर ये कवक जो हैं वो प्रजनन नहीं करते, टिक नहीं पाते ऐसे अधिक तापमान पर। और अगर सर्दी के मौसम में देखोगे तो तापमान बहुत कम रहता है, मतलब एकदम ठंडा अगर रहेगा तापमान, तो भी ये प्रजनन नहीं कर पाते। परंतु बारिश के मौसम में नमी और आर्द्रता मिलने पर मतलब ये जो परिस्थिति है ये इनके अनुकूल हो जाती है और इस परिस्थिति में ये जो है चमड़े की वस्तुओं पर और अलग-अलग चीज़ों पर जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर बैठकर अपनी वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और इस तरह से बारिश के मौसम में हमें ये सब जो है वो परिवर्तन इन सब चीज़ों पर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप बच्चों देखोगे तो ये है अचार, अचार की बरनी है। तो जैसे अगर आपने कभी-कभी देखा होगा कि जब हम अचार या मुरब्बे की बरनी को खोलते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमें सफ़ेद या काला जो है वो चिट्टा देखने को मिलता है। तो मतलब ये जो है वो अब खाने योग्य नहीं रहा, क्योंकि जो हवा में जो सूक्ष्म बीजाणु है कवक के, वो नमी मिलने पर इसीलिए देखो बच्चों आपकी मम्मी आपको बोलती होंगी कि अचार ले रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से धो लो, फिर गीला हाथ नहीं रहना चाहिए, उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ कर उसके बाद ही आप स्पून वगैरह से अगर आप स्पून का भी यूज़ कर रहे हो, तो स्पून में भी पानी वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए। क्योंकि पानी मिलने पर, नमी मिलने पर, आर्द्रता मिलने पर तुरंत ये सूक्ष्म बीजाणु जो है वो कवक के जो भी हमारे खाने योग्य चीज़ें रहती हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद चकत्ती और ये जो ब्लैक कलर की चकत्ती जो दिख रही है आपको, ये कवक है, फफूंदी है, जो अचार के बरनी मतलब अंदर जो है वो अचार में प्रवेश करके यहाँ पे वो अंकुरित हो गए हैं और यहाँ से वो अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो खाने योग्य नहीं रहती, तो ऐसी चीज़ों को हमें फेंक देना चाहिए, ना कि उसका जो है वो इस्तेमाल खाने के लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों को आप खाओगे, तो वो बहुत ही हानिकारक साबित होता है और हमें तरह-तरह के रोग जो है वो पैदा करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाया है, जिसका नाम है माइकोटॉक्सिन। ये माइकोटॉक्सिन एक विषैला रसायन है,
जब फफूंदी या कवक कोई भी खाद्य पदार्थों पर बैठकर अपना जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं, तब एक विषैला रसायन छोड़ते हैं, जिसका नाम है माइकोटॉक्सिन। तो यह विषैला जो रसायन है वो अन्न में मिश्रित हो जाता है और अन्न को विषैला बना देता है। तो इसी तरह तो इसलिए ये पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को खाओगे, तो वो विषैला रसायन आपके स्टमक पेट में पहुँचेगा और आपको तरह-तरह की बीमारियाँ जो है वो पैदा करता है। इसीलिए इन खाद्य पदार्थों को फेंक देना चाहिए, ना कि इसका खाने के लिए उपयोग करना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो, जिस तरह से अचार अचार को इस फफूंदी ने खराब कर दिया है, तो वैसे ही अचार के जैसे अगर मुरब्बा हो, जैम हो, सॉस हो, चटनी हो, तो इन सब चीज़ों को भी नमी मिलने पर कवक की जो है वो अलग-अलग प्रजातियाँ इन पे वृद्धि करती हैं और इन चीज़ों को खराब कर देती हैं और खाने योग्य नहीं रह जाता, नमी मिलने पर, आर्द्रता मिलने पर। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो बच्चों हम लोग जो पहला हम लोग ने देखा, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उपद्रवी सूक्ष्मजीव जो पहला हम लोग ने देखा, वो था कवक। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उपद्रवी सूक्ष्मजीव, वो है क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम। अगर आप बच्चों कभी देखोगे, जो ये समारोह होता है, बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, भोजन समारोह के भोजन में अचानक विष बाधा मतलब अचानक अगर ऐसे समारोह में हम भोजन करते हैं, तो अचानक हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो उसमें क्या मतलब ऐसा क्यों होता है? फूड पॉइज़निंग की वजह से। तो कभी-कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है, "अरे! फूड पॉइज़न हो गया है।" तो मतलब ऐसे भोजन को कौन से जीवाणु ने खराब किया? तो ऐसे भोजन को खराब करने वाले जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम या फिर ऐसा भोजन जो बहुत समय तक जैसे अगर तुम्हारी मम्मी ने दाल वगैरह बनाया है, बहुत समय तक वो बाहर ही है, गर्मी का मौसम है, उसे आपने गर्म नहीं किया है, बहुत समय तक बाहर ही रखा है, तो ऐसी दाल अगर आप देखोगे तो शाम होते-होते उसमें एकदम चिपचिपा मतलब एक अलग ही चिपचिपापन आ जाता है, स्वाद में खट्टी हो जाती है। तो ऐसे जो दाल वगैरह हैं, वो क्लॉस्ट्रिडियम नामक जीवाणु के कारण ये जो बहुत ही हानिकारक जीवाणु है, उपद्रवी सूक्ष्मजीव है। तो इसके वजह से ही फूड पॉइज़निंग मतलब उसने दाल को खराब कर दिया या भोजन को खराब कर दिया और ऐसा ही भोजन अगर आप खाओगे ऐसे भोजन को, तो आपको फूड पॉइज़निंग हो जाएगी और आपके पेट में जो है वो दर्द होगा। तो ये हो रहा है क्लॉस्ट्रिडियम नामक जीवाणु के कारण। तो क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु की लगभग 100 प्रजातियाँ होती हैं। ये जीवाणु जो हैं वो बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार मतलब जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु है। इसकी अलग-अलग प्रजातियाँ होती हैं। जो पहली प्रजाति है वो है क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, दूसरी प्रजाति है क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनियम, तीसरी है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी और चौथा है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। तो ये 4 प्रजातियाँ हैं, इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, ऐसी 100 प्रजातियाँ होती हैं, इस उपद्रवी सूक्ष्मजीव की, इस हानिकारक सूक्ष्मजीव की, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो जैसा आप लोग देख सकते हो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलियन, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी और क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। तो यही क्लॉस्ट्रिडियम नामक जीवाणु है, जिसने इस भोजन को खराब कर दिया और यहाँ पे फूड पॉइज़न की वजह से इस बच्चे का जो है वो पेट दर्द करने लगा। तो यह जीवाणु कुछ मिट्टी में तथा कुछ प्रजाति जो है वो मानव और अन्य प्राणियों के आहार नाल में जो है वो पाई जाती है। देखो बच्चों आप कभी-कभी जाते हो तो बोलते हो मेरा पेट दर्द कर रहा है या फिर आप बोलते हो डॉक्टर तो डॉक्टर आपको बोलता है दही खाने के लिए। तो जो डॉक्टर है वो आपको दही खाने की सलाह देता है, क्योंकि जो दही होता है उसमें जो सूक्ष्मजीव होता है वो है लैक्टोबैसिलाई जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है। और अगर दही खा रहे हो, जो तुम्हारे जो पाचन संस्थान में खराबी आई है, तो दही में जो उपयोगी सूक्ष्मजीव होता है लैक्टोबैसिलाई, वो क्या करता है, क्लॉस्ट्रिडियम नामक जो हानिकारक जीवाणु जो तुम्हारे आहार नाल में है, ऐसे घातक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्योंकि जो दही में उपयोगी जीवाणु है लैक्टोबैसिलाई, तो उस जीवाणु ने क्लॉस्ट्रिडियम नामक हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया। इस क्लॉस्ट्रिडियम नामक जीवाणु को और तुम्हें अगर अपचन हो रहा है या फिर पेट में खराबी हो रही है,
तो डॉक्टर तुम्हें बोलता है दही पियो या फिर छाछ, दही खाओ या फिर छाछ पियो, क्योंकि जो दही में हमारे जो सूक्ष्मजीव होता है उपयोगी, वो हानिकारक सूक्ष्मजीव जो हमारे आहार नाल में क्लोस्ट्रिडियम पाया जाता है, उसको नष्ट कर देता है। क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु पकाए गए भोजन को खराब करते हैं, जिससे व्यक्ति को जो है वो अन्न विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग जो है वो हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये जीवाणु जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं, जो बीजाणु होते हैं इसके, जो हवा में होते हैं, और जैसे ही ये परिस्थिति इनके इनके अनुकूल हो जाती है, वैसे ही ये बीजाणु जो है वो उस खाद्य पदार्थ पर, फूड पर अटैक करके उस खाद्य पदार्थ को पॉइजनिंग मतलब विषैला बना देते हैं। फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जिसकी वजह से जुलाब, पेट दर्द, उल्टी जैसी समस्या आती है। फिर देखो बच्चों, अगर आप कुछ जाते हो कुछ चीज खरीदने मेडिकल वगैरह में, या कोई भी खाद्य पदार्थ आप कहीं से भी खरीदते हो, तो सबसे पहले आप देखते हो कि वो कब बना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसका एक्सपायरी डेट क्या है। तो अगर आप देखते हो कि उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, तो सबसे पहली बात तो ऐसी चीजों को रखते ही नहीं है जिसका एक्सपायरी डेट हो चुका है। और अगर गलती से अगर रह भी गया है, तो आप उन चीजों को कभी नहीं खरीदोगे, क्योंकि आप खुद ही देखोगे, अरे इसका तो एक्सपायरी होने में 10 दिन बाकी है या फिर 20 दिन बाकी है, या तो फिर इसका एक्सपायरी डेट होने ही वाला है। तो आप ऐसे खाद्य पदार्थों को कभी नहीं खरीदोगे, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका एक्सपायरी डेट हो चुका है या होने वाला है, उसमें क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु जो है वो हमला कर देते हैं। तो ऐसी एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को हम नहीं खरीदते, क्योंकि अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थों को खरीद रहे हो, तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम नामक हानिकारक जीवाणु है, उपद्रवी सूक्ष्म जीव है। अगर ऐसे खाद्य पदार्थ आप खाओगे, तो आपको जो मैंने बताया, जुलाब, उल्टी, पेट दर्द, ऐसी समस्याएं जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमें कभी भी, अगर हम कुछ भी सामान बाहर खरीद रहे हैं मेडिकल वगैरह से, या कहीं भी डीमार्ट से, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी आप खाद्य पदार्थ खरीद रहे हो, तो उसका एक्सपायरी डेट ही देखकर ही आपको वो सामान खरीदना है। नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों कुछ वैज्ञानिकों का परिचय दिया हुआ है। तो जैसे ये जो वैज्ञानिक है, आप देख सकते हो, इनका नाम है वान अमेरजेम। इन वैज्ञानिक का नाम है, इनका नाम है वान अमेरजेम। इन्होंने बताया कि जो मांस होता है, मांस, तो पहले ऐसा बताया गया कि जो मांस है वो जो बैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा खराब होता है। पर जो वान अमेरजम नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्ध किया कि क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, जो ये वाली प्रजाति है, क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, यही जो है वो मांस के सड़न के लिए जिम्मेदार है। तो मांस के सड़न के लिए जो है वो ये जीवाणु जो है वो जिम्मेदार है, ना कि बैसिलस। ऐसा किसने बताया? वान अमेरजम नामक वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने बताया अगर कोई भी मांस खराब होता है, तो उसके लिए बैसिलस नामक सूक्ष्मजीव नहीं जिम्मेदार है, बल्कि क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम नामक हानिकारक सूक्ष्मजीव जो है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। और जो नेक्स्ट वैज्ञानिक है, जिनका नाम है इदा बेंगस्टन। जो इदा बेंगस्टन है, इन्होंने ये सिद्ध किया कि, मतलब ये शिकागो विश्वविद्यालय से इन्होंने सूक्ष्मजीव, तो इन्होंने एक प्रकार का रोग है जिसका नाम है गैस गैंग्रीन। तो इन्होंने सूक्ष्मजीव बताया कि उस सूक्ष्मजीव के कारण ही वो जो गैस गैंग्रीन नामक रोग होता है, और इस पर उन्होंने बहुत सारा शोध किया, और इसके लिए उन्होंने एंटीटॉक्सिन, मतलब दवाई भी, एंटीबायोटिक का भी निर्माण किया, जो इस रोग के खिलाफ जो है वो कार्य कर सके। तो इनका नाम है इदा बेंगस्टन। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से सूक्ष्मजीव जिस विष के कारण, मतलब सूक्ष्मजीव के जिस विष के कारण गैस गैंग्रीन, ये रोग तुमको दिखाई दे रहा है वो है गैस गैंग्रीन, और उसके विरुद्ध कार्य करने वाला प्रति विष मतलब एंटीटॉक्सिन जो दवाई है, इसके संशोधन के लिए इसका संशोधन का कार्य इन्होंने किया है। और एक रोग है जिसका नाम है टाइफस। तो ये भी एक प्रकार का घातक रोग है, तो उसके बारे में भी इन्होंने संशोधन का कार्य करते रही ये,
और इसमें इस रोग से ये बाधित भी हुई, परंतु उस रोग को मात देते हुए इन्होंने अपना संशोधन कार्य जो है वो निरंतर चालू रखा। और उसके सम्मान में 1947 को, इस कार्य के सम्मान में 1947 को इनको टाइफस पदक जो है वो प्रदान किया गया, पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने इस रोग के खिलाफ जो है वो एंटीटॉक्सिन दवाई का भी संशोधन करके निर्माण कार्य किया। नेक्स्ट बच्चों जो हम लोग देखेंगे, रोग प्रसार और रोग प्रतिबंध। जैसे आपको पता ही है, बहुत सारे जो रोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो वो रोग का प्रसार कैसे होता है, प्लस उस रोग को प्रतिबंध मतलब ठीक कैसे करना है, मतलब क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है जिससे वो रोग जो है वो हम तक ना पहुंचे। तो क्या है रोग का नाम, क्या है उसका कारक मतलब कौन से सूक्ष्मजीव के द्वारा जो वो रोग है वो मतलब निर्माण होता है, उसका प्रसार क्या है, वो फैलता कैसे है, प्लस प्रतिबंध क्या है, मतलब हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे वो रोग हम तक ना आए। जो सबसे पहला रोग का नाम है वो है एड्स। ये एड्स का चिन्ह है। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर के दिन हम लोग वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट, वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, जहां पर हम जो है वो लोगों को अवगत कराते हैं कि किस तरह से एड्स की बीमारी होती है और उससे बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे हमारा जो देश है वो एड्स मुक्त हो जाए, मतलब किसी को भी ये एड्स नामक बीमारी जो है वो ना हो। जो सबसे पहला रोग का नाम है वो है एड्स। आप देख सकते हो जो व्यक्ति है उसको एड्स की बीमारी हुई है। तो ये जो एड्स की जो बीमारी होती है, उसका जो मेन वायरस है, जो मेन विषाणु है, वो विषाणु के कारण होता है, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी वायरस के कारण ये विषाणु जो है वो, इसी वायरस के कारण यह जो रोग है एड्स पैदा होता है, यह रोग जो है वो आता है। और इसका प्रसार कैसे होता है, तो जैसे बच्चों आप लोग देख सकते हो, अगर किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है तो वो इंजेक्शन हमें दोबारा उपयोग नहीं करना है। तो एड्स से बाधित व्यक्ति के शरीर का रक्त, अगर किसी को एड्स हुआ है तो अगर उसको इंजेक्शन, मतलब उसमें अगर उसके लिए अगर इंजेक्शन यूज किया है, सेम वही इंजेक्शन बिना फेंके किसी और को दे दिया गया तो उसको भी एड्स रोग हो जाएगा। तो एड्स से बाधित व्यक्ति के शरीर का रक्त हो, चाहे वीर्य हो, या फिर चाहे माँ हो, अगर माँ को भी एड्स हुआ है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके बच्चे को भी एड्स रोग हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे किसी व्यक्ति जो एड्स से बाधित है, अगर उसका रक्त, उसका वीर्य या फिर माँ का दूध, अगर माँ भी बाधित है तो ऐसे जो बच्चा है उसको भी एड्स होने की संभावना होती है। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या प्रतिबंध है इसके लिए? तो जो भी इंजेक्शन और सुइयां होती हैं उसका एक बार ही उपयोग किया जाना चाहिए और उसको तुरंत फेंक देना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप वहां भी देखते हो डॉक्टर हमेशा नए इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, नए सिरिंज का, और हम उस पर ध्यान भी देते हैं, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन और सुइयां अगर एक बार उपयोग में लाया गया तो तुरंत उसे फेंक देना चाहिए, ना कि पुनः उसका उपयोग करना चाहिए, और सुरक्षित लैंगिक संबंध होना चाहिए। तो ऐसे करके इस एड्स नामक रोग से जो हमारा देश है वो मुक्त हो सकता है। तो उसके लिए जो प्रतिबंध है, जो भी प्रिकॉशंस है वो सब हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रोग है बच्चों, उसका नाम है पीलिया। उस पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आंखें जो है वो पीली पड़ जाती हैं, शरीर भी थोड़ा पीला पड़ जाता है, नाखून पीले पीले हो जाते हैं। तो ये जो पीलिया रोग है बच्चों, वो ये भी विषाणु के द्वारा फैलता है, और इसका जो मेन कारण है वो है दूषित पानी और दूषित भोजन। ऐसा भोजन तो जो दूषित है और ऐसा पानी जो दूषित है, तो ऐसे दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से ये जो रोग है वो फैलता है, जिसका नाम है पीलिया। तो इसीलिए अगर इस रोग से बचना है तो हमें स्वच्छ उबाल कर छना हुआ साफ पानी पीना है, और अपने जो भोजन है उसको हमेशा, जो अन्न है उसको हमेशा ढक कर रखना है। तो उबाल कर हमें छना हुआ पानी पीना चाहिए, साथ में अपने जो भोजन है, जो अन्न है, उसको ढक कर रखना चाहिए।
ऐसा करने से हम इस रोग से जो है वो मुक्त हो सकते हैं। कोई भी मतलब ये रोग ऐसा प्रतिबंध मतलब ऐसा प्रिकॉशन लेने से यह रोग किसी तक नहीं आएगा। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रोग है उसका नाम है बच्चों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब यहाँ पर बहुत सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, धीरे-धीरे वेट लॉस होने लगेगा, शरीर मतलब डिहाइड्रेशन होने लगेगा, शरीर से पानी की धीरे-धीरे कमी हो जाएगी, पानी की मात्रा की। तो ये जो है वो इस रोग में होता है इन्फ्लुएंजा में। तो ये भी जो बच्चों होता है विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु वायरस के द्वारा। तो रोगी से संपर्क अगर किसी रोगी को इन्फ्लुएंजा हुआ है, अगर उसके संपर्क में आप रहोगे, तो उसको भी इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये संसर्गजन्य रोग है, जो फैलता है। तो इसीलिए हमें रोगी से संपर्क टालना है और स्वच्छता का पालन करना है। जैसा बच्चों अगर आप देख रहे हो जो हमारी अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस, कोविड-19 उसमें भी अगर आप देखोगे, तो ये भी फैलने वाला रोग है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर मास्क वगैरह लगाया है, तो जो हम अभी भी कर रहे हैं, अगर हम मास्क वगैरह लगाकर ही बाहर जा रहे हैं, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस कोविड-19 अगर हुआ है, तो अगर अन्य व्यक्ति कोई उसके संपर्क में आता है, तो उसको भी जो ये है कोविड-19 होने के चांसेस है, कोरोना वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग। और इसमें आप लोग देख रहे हो बच्चों जैसे बहुत सारी जो है वो जान जा रही हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो इसके अभी वैक्सीन का जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि जो अगले साल तक इसका वैक्सीन जो है वो आ जाएगा और हम भी जो ये कोरोना वायरस वाले जो डिज़ीज़ इस रोग से जो हम इसका देख रहे हो आप हमें कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, तो हम शायद इस रोग से जो है वो मुक्ति पा सकें। तो इसमें मेन क्या है बच्चों हमें स्वच्छता रखनी है, हमें अपने बार-बार हाथों को साफ करना है, सैनिटाइज़ करना है, बार-बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है और मास्क का उपयोग करके ही जो है वो हमें बाहर जो है वो निकलना है और हमें स्वच्छता का पालन करना है। अपने आजू-बाजू हमारा परिसर स्वच्छ हो, हमें उस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों जो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट रोग का नाम है, वो है खसरा, चेचक। यहाँ पर देखोगे तो आप छोटे-छोटे चिट्टे जो हैं वो शरीर पर निकल जाते हैं, जिसको बोलते हैं खसरा चेचक। तो यह रोग भी जो है वो विषाणु के कारण होता है। तो अगर ऐसे रोगी के आप संपर्क में रहोगे, तो इसका प्रसार होता है और साथ में इसका जो प्रिकॉशंस जो हम प्रतिबंध ले सक मतलब जो प्रतिबंध है इसका वो है निर्जंतुक पानी। मतलब ऐसा पानी पियो जो दूषित ना हो, तो उबाल कर स्वच्छ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए। मतलब ऐसा भोजन आप करो जिसमें आपको संपूर्ण संतुलित आहार मिले और साथ में टीकाकरण। टीकाकरण मतलब अगर आप लोग ने देखा है तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको टीकाकरण किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, लस वगैरह पिलाई जाती है, जिससे भविष्य में उनको ये रोग ना हो सके, खसरा चेचक। तो इस तरह से ये रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। अगर रोगी के संपर्क में रहेंगे तो दूसरों को भी ये रोग हो सकता है। तो इसीलिए हमें स्वच्छ पानी पीना है, स्वच्छ अन्न ग्रहण करना है और साथ में टीकाकरण कराना है। नेक्स्ट जो बच्चों है वो उस रोग का नाम है बर्ड फ्लू और स्वाइन। तो जो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू है, यह रोग पक्षी और प्राणियों के द्वारा फैलता है। पक्षियों और प्राणियों के द्वारा ये फैलने वाला रोग है जिसका नाम है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। तो इसमें भी बच्चों हमें स्वच्छता रखनी है और अगर मांस का उपयोग कर रहे हो, तो सही विधि से पकाया हुआ मांस खाना है। सही विधि से पकाए हुए मांस का उपयोग करके ही उसे खाना है और साथ में स्वच्छता का जो है वो पालन करना है। और साथ में मतलब जो एनिमल्स है, जो प्राणी है, उनको भी लसीकरण करना, टीकाकरण करना, वो भी इसमें जो है वो किया जाता है। तो यह विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसका नाम है बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रोग है बच्चों उसका नाम है डेंगू। जैसे कि आप लोग जानते ही हो जो डेंगू है वो यह भी जो है वो मच्छर के दंश के कारण विषाणु जो है वो शरीर में प्रवेश करता है और डेंगू नामक जो है वो खतरनाक बीमारी होती है।
तो अगर इस डेंगू से हमें बचना है, तो हमें अपने आस-पास का परिसर जो है वो स्वच्छ रखना है। कहीं भी पानी हमें मतलब ऐसे पानी स्टोर मतलब ऐसे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। और साथ में कुछ भी कचरा वगैरह अगर फेंक रहे हैं, अगर उसमें भी गंदा मतलब उसमें भी अगर पानी वगैरह भर जाएगा, तो उसमें जो डेंगू का मच्छर है, उसके अंडे आकर उसमें अंडे आने लगते हैं उसके, और डेंगू का मच्छर जो है वो उसमें बढ़ने लगता है। और वो किसी मतलब जो तरह के जो परिसर में रहने वाले अन्य लोग हैं, तो वो डेंगू का मच्छर काट कर विषाणु जो है वो शरीर में जो है वो प्रवेश हो जाता है अगर काटता है तो। तो मच्छर के दंश के द्वारा यह रोग फैलता है विषाणु के माध्यम से। इसीलिए हमें अपने परिसर को स्वच्छ रखना है, कहीं भी पानी नहीं जमने देना है, और मच्छर नियंत्रण जैसे कि धुआँ वगैरह जो करते हैं आप लोग देखते ही हो, आप लोग को पता ही है, जिससे मच्छर हमारे परिसर में ना आए और हम इस रोग से छुटकारा पा सकें, डेंगू नामक रोग से। तो ये सब हमें प्रिकॉशन लेना है। इसमें जैसे बहुत तेज बुखार होता है और एकदम हालत जो है वो खराब हो जाती है। तो ये सब प्रिकॉशंस लेकर हम इस डेंगू नामक बीमारी से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। जो नेक्स्ट नाम है जो बच्चों रोग का वो है निमोनिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस बच्चे को जो निमोनिया हुआ है, ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। अभी तक जो हम लोग ने देखा था एड्स, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा चेचक, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, ये सब विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग था। बड़ी जो निमोनिया है, वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो जिसको अगर निमोनिया हुआ है, तो अगर ऐसे व्यक्ति का थूक के माध्यम से अगर वो थूकता है पर्यावरण में, तो जो तो उसके जो महीन बूँदें हैं उसके थूक की, अगर ये हवा में फैलती हैं, तो जो निरोगी है, उसको भी ये रोग होने की संभावना होती है। तो इसीलिए ऐसे जो रोगी हैं, उनसे दूर रहना है और साथ में टीकाकरण कराना है। नेक्स्ट नेक्स्ट रोग जो है बच्चों, वो है कुष्ठ रोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हाथ में अंगुलियाँ एकदम ऐसी थोड़ी टेढ़ी टाइप की हो जाती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं, तो ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। तो अगर आप रोगी के संपर्क में दीर्घकालीन मतलब रोगी के संपर्क में अगर आप रहोगे, तो आपको भी ये रोग होने की संभावना है। और साथ में अगर इस रोग से अगर छुटकारा पाना है, तो रोगी से संपर्क टालना है, मतलब रोगी से संपर्क नहीं होना है, रोगी के साथ संपर्क नहीं रखना है, और साथ में जो रोगी की वस्तुएँ हैं, उसका उपयोग करना भी टालना है। मतलब रोगी की जो वस्तुएँ हैं, उसका उपयोग जो निरोगी है, उसको नहीं करना है। जो नेक्स्ट है बच्चों, उस रोग का नाम है हैजा। जैसा कि आप लोग हैजा है, वो भी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। वो दूषित अन्न और पानी के द्वारा इसका जो मेन कारक है, वो है जीवाणु, जो कि फैलता है दूषित अन्न और पानी के द्वारा। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना बाहर की चीज़ें मत खाओ। वो लोग पता नहीं कौन-सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पानी का यूज़ करके बना रहे हैं, वो हमें पता नहीं होता है। इसीलिए बाहर का जो दूषित अन्न-पानी है उसे मत खाओ, मत उस पानी को पियो। स्वच्छ अन्न और पानी हमें पीना चाहिए। तो ऐसा करके स्वच्छ अन्न खाना चाहिए और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो ऐसा सब प्रिकॉशंस लेकर हम हैजा नामक रोग से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। जो नेक्स्ट रोग का नाम है बच्चों, वो है मलेरिया। जैसा कि आप लोग को पता ही है, जो मलेरिया है, वो मच्छर के काटने से फैलता है और इस मच्छर का नाम है एनाफ्लीज़। ये एनाफ्लिस नामक जो मच्छर है, इसके दंश से मतलब ये जब काटता है, तब यह मलेरिया जो है वो फैलता है। आदि जीव, मच्छर का दंश और अस्वच्छ परिसर। आपको पता ही है बच्चों, अगर हमारा परिसर आजू-बाजू का स्वच्छ नहीं होगा, गंदगी होगी, तो बिना बोले वहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपना परिसर स्वच्छ रखना है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। परिसर अपना स्वच्छ रखना है, परिसर को अस्वच्छ नहीं होने देना है, उसे स्वच्छ करके रखना है। साथ में हमें कहीं भी पानी जमने नहीं देना है और मच्छर नियंत्रण, जैसा कि धुआँ वगैरह जो भी है उसे करना है। तो अगर मच्छर पर नियंत्रण रहेगा, कहीं पानी नहीं जमने दोगे, परिसर स्वच्छ रखोगे, तो मलेरिया नामक बीमारी जो है वो हम तक नहीं आएगी। जो नेक्स्ट रोग है बच्चों, उसका नाम है दाद। खुजली होती है ना, जैसे दाद खुजली होना,
या फिर बालों में डैंड्रफ आ जाना, रूसी होती है ना तो खुजली होने लगती है हमारे सर में हमें। तो ये सब बच्चों होता है कवक के द्वारा, ये भी फफूंदी ही है जो हानिकारक है, उपद्रवी है। जो हमारा टॉपिक ही है उपद्रवी, मतलब ऐसे जीवाणु, ऐसे विषाणु, ऐसे आदि जीवी जो हमें कहीं ना कहीं हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका नाम है उपद्रवी। तो अगर किसी को दाँत खाज खुजली हुआ है तो ऐसे रोगी से भी हमें दूर रहना है, उसके संपर्क में नहीं आना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और हमें स्वच्छता का पालन करना है, अच्छे से साबुन वगैरह लगाकर, शैम्पू वगैरह लगाकर हमें अच्छे से नहाना है, स्वच्छता का पालन करना है और ऐसे रोगी के संपर्क में नहीं आना है, ऐसे रोगियों से हमें दूर रहना है। तो ऐसा करके हम जो दाँत खाज खुजली है उससे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्वच्छता रखनी है, सफाई रखनी है। और एक चीज़ बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जब आपकी मम्मी अचार वगैरह बनाती है, तो देखो उसमें नमक डालती है और फिर बहुत सारे तेल से उसे ऐसे भरते हैं हम अचार को। तो बच्चों नमक और तेल का उपयोग करने से क्या होता है, ये सब परिरक्षक होते हैं। ये सब जो है वो परिरक्षक हैं। तो ऐसा करने से जो नमक और तेल है ये प्राकृतिक परिरक्षक हैं। हमारा जो अचार है वो टिका रहता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की फफूंदी की वृद्धि नहीं होती। क्योंकि तेल का यूज़ करने से और नमक का यूज़ करने से जो फफूंदी होती है वो बाहर से उसके उसके जो बीजाणु हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो इसीलिए तेल के कारण जो हमारा अचार है, वो हवा के संपर्क में नहीं आ पाता और फलस्वरूप जो बीजाणु हैं, कवक वगैरह हैं, जो कवक के बीजाणु हैं, वो हमारे जो अचार मतलब जो अचार में है तेल और नमक की वजह से वो प्रवेश नहीं कर पाती और जो हमारा जो अचार है वो सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए जो मम्मी है वो नमक और तेल का जो उपयोग करती है, क्योंकि वो परिरक्षक हैं, प्राकृतिक परिरक्षक, जो सूक्ष्मजीव जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों से हमारे खाद्य पदार्थ को बचाते हैं और हमारा खाद्य पदार्थ जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ जो है वो बना रहता है। तो जो और बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसमें बहुत सारे अन्य जो है वो परिरक्षक जो है वो मिलाए जाते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट हुआ, सल्फाइड्स हुआ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हुआ, सोडियम बेंजोएट हुआ, बीएचए हुआ, बीएचटी हुआ। तो ये सब क्या है? परिरक्षक के नाम हैं, जो खाद्य पदार्थों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, तो सबसे पहले आप उस सामान की जो भी आप सामान खरीद रहे हो, उसके पैक पे जो लिखा है पहले आप पढ़ो। उसको वो कब बना है और उसकी अंतिम तारीख क्या है, वो सब आपको देख कर ही, उसकी जानकारी प्राप्त करके ही आपको उस सामान को खरीदना है। अगर वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है और साथ में आपके पैसे भी व्यर्थ होते हैं। तो ऐसे एक्सपायर्ड वाले चीज़ों को कभी भी हमें खरीदना नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे मनुष्य के अंदर ये सब जो हानिकारक सूक्ष्मजीव रोग रोग पैदा करते हैं, वैसे आपने देखा होगा कि वनस्पति और प्राणियों के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के रोग होते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों के द्वारा निर्माण होते हैं। थैंक यू। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ, बच्चों बोलो। बोलो। शास्त्रीय कारण लिखे। गर्मी क्या-क्या? में बहुत समय तक गर्मी में बहुत समय तक रखी गई दाल पर झाग दिखती है। हाँ, तो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया, जो गर्मी का मौसम होता है जब, तो गर्मी का जब मौसम होता है तो क्या होता है, जो जीवाणु और कवक होते हैं, आपने देखा ना जब मैंने अभी जो पढ़ाया कवक के बारे में, यस टीचर। सुना ना आपने? तो गर्मी के मौसम में यस उनके टीचर। लिए तापमान वैसा ही होता है जैसा कि वो अपना प्रजनन कर सके और अपनी वृद्धि कर सकें। उस समय उनका जो प्रजनन होता है बहुत तेज गति से होता है। वो अपनी संख्या को बहुत फास्ट बढ़ाते हैं।
और इसीलिए उन जीवाणु और कवक की वजह से ही जो है गर्मी के मौसम में रखी हुई जो दाल है वो खराब हो जाती है। तो बच्चों जैसा आपने देखा भी होगा, जब आप उस दाल को खाने बैठो तो आपको अलग ही चिपचिपा लगता है और एक खट्टापन उसमें आता है, क्योंकि उसमें किण्वन की प्रक्रिया ये सूक्ष्मजीव करने लगते हैं हानिकारक। और आपने कभी देखा है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर कैसे बुलबुले आते हैं यस टीचर। उस दाल के ऊपर, तो वो बुलबुले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो, जिसकी हमें झाग उसके ऊपर दिखाई देती है। और ऐसा दाल जो है वो खाने योग्य नहीं रहता, इसीलिए ऐसे दाल को फेंक देना चाहिए। या फिर अगर ऐसा मतलब दाल खराब नहीं हो तो हमें समय समय पर उसे या तो हम फ्रिज में रख देते हैं और या फिर उसे 1-2 बार गर्म करते हैं गैस के ऊपर। तो अगर गर्म करेंगे तो वो जीवाणु प्रवेश करेगा ही नहीं। ओके, थैंक यू टीचर। वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ बेटा बोलो। मैम, ठंडी के मौसम में कवक क्यों नहीं होता है? ठंडी के मौसम में जो बच्चा तापमान होता है ना वो बहुत ही कम होता है। ऐसे देखो, जो हम अपना देखो, जैसे मम्मी तुम्हारी कुछ खाना वगैरह बनाती है बराबर, तो जो खाना वगैरह बचता है उसे मम्मी कहाँ रख देती है, फ्रिज में रखती है कि नहीं? बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। हाँ, तो मम्मी दाल वगैरह जो बचता है फ्रिज में रखती है कि नहीं? यस मैम, रखती है। तो फ्रिज में मम्मी ने इसीलिए रखा क्योंकि फ्रिज में जो तापमान है वो अंदर बहुत ही कम है। ऐसे कम तापमान पर जो कवक होते हैं, ये जो सूक्ष्मजीव जो जीवाणु होते हैं, उनका वृद्धि होगा ही नहीं, मतलब वो उस तापमान के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। और इसीलिए अच्छा। ठंडी के मौसम में ये चांसेस कम होता है और गर्मी में बहुत ज्यादा होता है कि वो चीजों को खराब कर सके। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो। मैम, कोलोस्ट्रिडियम डिफिसाइली। मैम क्या ये कैली कैलोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रीडियम के बारे में बोल रही हो? यस मैम, क्या डिफिसाइली। मैम ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी? यस मैम। हाँ, ये बेटा जो मैंने पढ़ा है ना क्लोस्ट्रीडियम, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन। यस मैम। ये देखो जो मैंने बताया ना यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम, ये क्लोस्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु है ना, ये इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं, तो ऐसी 100 प्रजातियां हैं। तो ये इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये इसकी अलग अलग ऐसी 100 प्रजातियां हैं। तो ये 4 प्रजातियों का हमें नाम दिया हुआ है। ओके। ओके मैम। ओके बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर जो मैंने आज पढ़ाया उपद्रवी सूक्ष्मजीव जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।